नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैपिटल बजटिंग की हम मेथड्स पढ़ रहे थे, उसमें आईआरआर मेथड यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ की 5वीं क्लास है। इसके बाद एक क्लास के बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो करते हैं शुरुआत। यदि आपने इसकी फर्स्ट और सेकंड यानी अब तक की जितनी भी इसकी सीरीज़ की क्लासेज है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पुरानी वाली क्लासेज आपने देख रखी होगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट करना तो इस वीडियो के लिए जस्टिफाई नहीं होगा। तो अगर आप सिस्टमेटिक से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आपको वो क्लासेज भी देखनी चाहिए। डिस्काउंटेड केस फ्लो टेक्निक्स में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस कर लिया, पीवी इंडेक्स मेथड को कर लिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, वो है पे बैक पीरियड मेथड का डिस्काउंटेड फॉर्म। तो क्या होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको समझते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए रेट विच एक्चुअली equates the present value of expected cash inflows with the present value of expected cash outflows। समझ में नहीं है क्या है। इसको इस तरीके से समझो कि कोई कंपनी है या कोई फर्म है जो उन्होंने उसमें क्या किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से उसका जो रिटर्न आ रहा हो, तो इस रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू और इस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसी कौन सी रेट है जिस पर ये दोनों इक्वल होगी, उस रेट को फाइंड आउट करना क्या कहा जाता है, आईआरआर। कितना सिंपल है। यानी कि जो भी टेक्निकली बातें लिखी हुई हो वो एक अपनी तरफ है, अपने को ये समझना है कि जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये दोनों जिस रेट पे इक्वल होते हो या इन दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए जो रेट हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैश इनफ्लो अपॉन 1+r, और जिस भी ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वो ईयर उसके स्क्वायर में लगा हुआ होगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जिस रेट पे ऐसा होगा उस रेट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आईआरआर कहेंगे। समझते हैं। इसके अदर नेम क्या है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं। जितनी भी जो ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड है, सबको टाइम एडजस्टेड मेथड कहते हैं। इसको मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं, इसको मार्जिनल इफिशिएंसी मेथड भी कहते हैं। स्टार मार्क लगा लो जो भी यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू देने जा रहा है दोस्त, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। दिस रेट इज कॉल्ड द इंटरनल रेट बिकॉज इट एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल आउटले एंड नॉट बाई एनी अदर रेट आउटसाइड द इन्वेस्टमेंट। यानी कि टोटल की टोटल ये किस पे डिपेंड करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। यानी ये इंटरनली ही सारा का सारा डिपेंडेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आईआरआर कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 जनरेट्स कैश इनफ्लोज ऑफ ₹1080 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी। तो हम इसकी यानी 1080 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, और वो कितना आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमने इसको मैथमेटिकली सॉर्ट आउट किया और हमारे पास कितनी रेट आई, 8%। यानी हम 8% पे अगर डिस्काउंट करेंगे, 8% पे इन रेट को डिस्काउंट करेंगे तो इसकी और इंटरनल रेट की दोनों क्या होगी, 0 होगी, या दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी कि दोनों इक्वल होगी। तो ये कहते हैं हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इस रिटर्न से जितना ज़्यादा हमें दूसरी रेट मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। दो तरीके के कैश इनफ्लोज हमें मिल सकते हैं।
इक्वल केस इनफ्लो, तब हमारा पीवी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल केस इनफ्लो यानी आई अपॉन सी। और अनइक्वल के मामले में तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनुअल केस इनफ्लोज इनटू पीवी फैक्टर एंड एन्यूटी। एन्यूटी क्या है अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करेंगे क्या चीज़ होती है। अनइक्वल केस इनफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज लेंगे, यानी यहाँ पे हमने एनुअल केस इनफ्लोज लिया था, यहाँ पर एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज लेंगे और एनुअल केस इनफ्लोज को हम वही पीवी फैक्टर फॉर एन्यूटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आएगा, हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले ये एग्जांपल समझते हैं, इस एग्जांपल से हमें पूरी बातें समझ में आएगी। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनुअल कैश इनफ्लोज ₹16,000 फॉर 4 ईयर्स। यानी कोई प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने हज़ार का कर रहे हैं, 40,000 का कर रहे हैं, और इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 साल तक हमें कंटिन्यू हर साल कितना ये कैश इनफ्लो जनरेट करेगा, 16,000 करेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट वेरिंग डिस्काउंट रेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 4,000। यानी हमें 19% पे, 20% पे और 22% पे हमें कुछ रेट्स के प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 4 साल के लिए। तो इन सब सालों की हमें प्रेजेंट वैल्यू है। इस टेबल का नाम है प्रेजेंट पीवी इंडेक्स है, और जब ये टोटल हो जाता है तो इसको बोलते हैं पीवी फॉर एन्यूटी टेबल। ये आपकी बुक आपके पास है तो उस बुक के एंड में या इस चैप्टर के एंड में आपको देखा होगा ऐसे टेबल्स दी हुई है अलग अलग रेट की, बस वहीं से ये फिगर उठाए हुए है। तो अलग अलग हर साल का जो है 19% पे 4 साल का टोटल कितना होगा एन्यूटी 2.63, 20% पे होगा 2.5887 और 22 पे होगा 2.4936। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि जो हमें दिया हुआ है 40,000 और इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो हमें दिया हुआ है, तो हम पीवी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000, कैश इनफ्लो कितना है 16,000, तो अपना पीवी फैक्टर कितना आया 2.5। अब इन तीनों रेट में 2.5 का टोटल कहाँ आ रहा है, क्या यहाँ आ रहा है, नहीं, यहाँ आ रहा है, नहीं, क्या यहाँ आ रहा है, नहीं, अपना 2.5 आ रहा है 20 और 22% के बीच में, 20 और 22% के बीच में हमारा 2.5 आ रहा है, यानी 2.49 से 2.58 के बीच, कहीं 20 और 22 के बीच में कहीं हमारी क्या आएगी, IRR आएगी। अब हमें दो रेट मिल गई, 20 भी मिल गई और 22 भी मिल गई, तो किस रेट पे हम इसको कैलकुलेट करें, तो जब यदि हमें दो रेट मिल जाती है तब हमारा फॉर्मूला काम आता है ये वाला। यानी जब IRR हमारी 2% के बीच में एक्सपेक्टेड होती है तब हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं LDR, यानी कि लोअर डिस्काउंट रेट, यानी अभी हमारे पास एक तो 20% है और एक क्या है 22% है, तो लोअर डिस्काउंट रेट प्लस P1 इन माइनस Q। P1 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट, यानी 20% पे क्या प्रेजेंट वैल्यू है, दैट इज P1। और Q क्या होगा, Q स्टैंड्स फॉर नेट कैश आउटफ्लो, यानी Q हमारा हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और फिर है P1 यानी प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट, P2 यानी प्रेजेंट वैल्यू एट हायर डिस्काउंट रेट, यानी 22% पे प्रेजेंट वैल्यू, इनटू HDR यानी हायर डिस्काउंट रेट, दैट मीन्स 22%, माइनस LDR दैट मीन्स लोअर डिस्काउंट रेट। अभी उस क्वेश्चन पे अपन वापस चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने निकाल लिया है ये, यानी ये भी ये कह रहा है कि द पीवी फैक्टर 2.5 एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लाइज बिटवीन 2.49 यानी कि 22% एंड 2.5887 यानी 20%। द कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 ईयर ये इन दोनों के कहीं बीच में होगी, यही ये कहना चाह रहा है। अब हम पीवी फैक्टर निकालेंगे 20% पे, यानी 16,000 को 20% के एन्युटी से अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 41,419, यानी पीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। और 22 पे अपना इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 39,898 रुपये, यानी कि पीवी एट HDR हायर डिस्काउंट रेट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी हमने ये फॉर्मूला देख लिया है उधर से, इसमें इसने ओ लिखा हुआ है, मैं इसको क्यू कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपके बुक में ओ लिखा हुआ है तो ओ से आप इसको रिलेटेड कर दो, मैंने वहाँ फॉर्मूले में क्यू लिख लिया तो मैं इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सारे वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं। LDR कितना है 20% प्लस
P1 कितना है अपना, लोअर डिस्काउंट रेट का PV फैक्टर, PV हो गया, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 40,000 था। P1 वही 41,419, P2 यानी हायर डिस्काउंट रेट पे PV ये हो गया, इनटू HDR यानी 22% और LDR यानी 20%। इसको हमने सोल्व किया और हमारा फाइनल जो आंसर आया वो आया 21.866%। यानी हमारी जो दो रेट थी 20% एंड 22%, इन दो रेट के बीच में कहीं हमारी क्या आनी थी, IRR आनी थी। ये हमने कैलकुलेशन कर दी। ध्यान रहे एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन, अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करूँ तो बड़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से लार्ज टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और एग्जाम में दो रेट के बीच में ही कहीं IRR का क्वेश्चन आता है। और वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ तो इस तरीके का हमसे पूछ लिया जाता है, यानी ये फॉर्मूला हमसे पूछ लिया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है IRR के, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है। किसे, जब हम हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की PV को और प्रेजेंट जो फ्यूचर केस इनफ्लोज है उसकी PV को, दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। उसके ऊपर जितना भी जाता है वो सारा क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये मैक्सिमाइज करती है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को, और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को ये थोड़ा मिनिमाइज कर देती है। प्रोजेक्ट रैंकिंग है, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा सूटेबल है IRR से, उसको अच्छी रैंकिंग दी जा सकती है। इट कंसीडर्ड टाइम वैल्यू, ये टाइम वैल्यू को कंसीडर करती है, सारी ही मेथड टाइम वैल्यू को कंसीडर करती है जो डिस्काउंट में हमने पढ़ रखी है। इट कंसीडर्ड होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की सारी लाइफ को कंसीडर करती है, बिल्कुल NPV भी करती है, ऑलमोस्ट पेबैक को छोड़ के बाकी सारी ही करती है। नो कट ऑफ रेट, इसमें कोई कट ऑफ रेट नहीं होती, या यूँ कहे हम कोई रेट डिसाइड नहीं करते, हम रेट का कैलकुलेशन करते हैं जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर PV से हम निकाल के लाते हैं। तो इसमें कोई कट ऑफ रेट नहीं होती कि इससे नीचे का हम छोड़ दें, इससे ऊपर का हम ले लें। फिर भी इसमें कुछ डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा समझने में मुश्किल है क्योंकि दो रेट आ जाती है और एन्युटी का मेथड वगैरह बहुत सारा पंगा है, तो थोड़ा तो इसमें क्या है, डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, कई बार इस तरीके के आते हैं कि आपको जो दो रेट आती है निकल के सामने, उन दोनों रेट के बीच में कहीं आपको कैलकुलेट नहीं हो पाती, कहीं तीसरी जगह पर जाके स्टैंड होती है। तो ये भी कई बार इसके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। इनकम्पेरेबिलिटी बन जाती है, यानी आप एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर है अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। अपनी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगला जो लास्ट हमारा मेथड है वो रहेगा डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। तो इस क्लास के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए, अपनी प्लेलिस्ट में आपको ये क्लास मिल जाएगी। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको FM का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। हम हमारे अकॉर्डिंग इस क्लास को लेके चल रहे हैं। हम FM की पूरी प्लेलिस्ट को तैयार कर रहे हैं जो कि BCom और अदर स्ट्रीम में जो भी है, जहाँ भी ये चलता है वहाँ सब के आपके काम में आए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनिस्ट के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि चैनल के हर नोटिफिकेशन के साथ आपको रहना है अपडेट, तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए करियर एजुनिस्ट। धन्यवाद।